नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहदी मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ शक्ति। दर्शकों, कहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीवन मानो यह व्यर्थ सा लगता है और इसे लक्ष्य निर्धारित बनाने के लिए हमें कड़ी मेहनत, अच्छी सोच और सही दिशा की आवश्यकता होती है। अमूमन दर्शकों, देखा जाता है कि जब भी हम लक्ष्य प्राप्ति के राह पर होते हैं तो बिना सोचे समझे कई ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो ना तो हमारे लक्ष्य से जुड़े होते हैं, ना ही हमारे कार्य से जुड़े होते हैं। इसीलिए परिणाम स्वरूप हमें कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि अगर सही समय और सही दिशा का ज्ञान ना हो तो उगता सूरज भी डूबता नजर आता है। इसीलिए सही दिशा को तय करें, मेहनत करें, आगे बढ़े और कामयाबी खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। आइए एक ऐसे ही बेहतरीन विचार के साथ आगाज करते हैं आज के दिन और आज के कार्यक्रम को, और नजर डालते हैं महात्मा गांधी द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे आज के मेहमान से रूबरू होने का। कहते हैं नृत्य एक ऐसी कला है जिससे मन प्रसन्न और शरीर स्वस्थ होता है, क्योंकि ये हमारे अंदर छिपे सारे अवगुणों को दूर कर हमारे हृदय और मस्तिष्क को स्वस्थ करता है। तो आइए आज हम आपका परिचय एक ऐसे ही विशिष्ट नृत्यांगना व कलाकार से करवाने जा रहे हैं जिनकी उपस्थिति न सिर्फ आज के कार्यक्रम को मनोरंजन से परिपूर्ण बनाएंगी, बल्कि इस क्षेत्र से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कर हमारा मार्गदर्शन भी करेंगी। आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष मेहमान। हमारे बीच मौजूद है नृत्यांगना सह कलाकार डॉक्टर अंजना झा। नमस्कार। इसी के साथ दर्शकों, आपको बता दो कि इन्होंने देश के कई मंचों पर बेहतरीन प्रदर्शन कर कई पुरस्कार अपने नाम किए हैं। उनमें से कुछ पुरस्कार इस प्रकार हैं। इन्हें बिहार सुरताल और ICWA में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्हें ललित कला परिषद, कला संस्कृति विभाग झारखंड, इंटरनेशनल नाट्य महोत्सव नेपाल इत्यादि से कई अन्य पुरस्कार नृत्य एवं अभिनय हेतु प्राप्त हुए हैं। अंजना जी, आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। धन्यवाद। अंजना जी, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपने नृत्य को अपना करियर कैसे बनाया? नृत्य बचपन से ही मेरी इसमें रुचि रही थी, और जब मैं यूं ही घर में कुछ भी मतलब जब आदमी खुशी में रहता है तो थोड़ा सा हमारा बॉडी जो है थिरकने लगता है। तो उस समय हमारी मतलब दीदी वगैरह ने कहा कि इसका पैर बहुत अच्छा, मतलब कथक नृत्यांगना या कोई भी नृत्यांगना क्या होता है, पैर का थाप एक बहुत मतलब आपको एक अलग सा उनका वो बोल सुनाई देगा उसमें से। तो उनके पैर से बहुत अच्छी आवाज़ें इसकी आती है। तो उन्होंने मम्मी से कहा कि मम्मी प्लीज़ इसको मतलब अपने एडमिशन आप करवा दीजिए डांस में। तो दीदी लोग के इससे मम्मी ने भी उसको मान लिया और मेरा मतलब एडमिशन हो गया। मैंने अपना यहाँ से भारतीय नृत्य कला मंदिर से डांस का कोर्स शुरू किया था और PhD मैंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से किया है। जी जी। कहते हैं ना, जैसा कि आपने भी कहा कि जब जो कोई नृत्यांगना होती हैं या मतलब उनके पैरों से पता चल जाता है उनकी रुचि। ऐसे भी कहते हैं कि पैरों का कार्य चलना होता है, लेकिन उनकी रुचि सदैव नृत्य करने की होती है। आपने अपने इस रुचि को किस प्रकार निखारा और आपको कब लगा कि आप अपने इस रुचि को जीवन में लेकर आगे बढ़ सकती हैं, एज ए करियर इसे बना सकती हैं? धीरे धीरे जब मैं मंच पे डांस करने लगी या नाटक करने लगी तो लोगों का प्रोत्साहन मिलने लगा, लोग बहुत अप्रिशिएट करने लगे मेरे वर्क को, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और उनके प्रोत्साहन के बाद से मतलब खुद ब खुद आदमी जो भी है उनको अच्छा लगता है तो स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते हैं उस दिशा की ओर। तो मैं ऐसे आगे बढ़ती चली गई, और जो कि इसमें ही मेरा कैरियर बनना था ऊपर वाले की कृपा से। तो मैंने अपना फर्स्ट ये मुझे किसी ने बताया कि एक फॉर्म निकला है और उसमें भर दो, बहुत अच्छा मतलब कलाकार के लिए बहुत अच्छा ये जॉब है। तो मैंने भरा, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आज मैं CBC मिनिस्टर ऑफ R&B में सर्विस कर रही हूँ, एक्ट्रेस के पोस्ट पर हूँ और कथक डांस करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ। हमारा कार्यालय जो है बहुत विस्तृत है, पूरे भारतवर्ष में इसके ब्रांच है। और ऑल इंडिया के जो फोक होते हैं सारे फोक हम लोग करते हैं, क्योंकि वो भी विलुप्त हो रहे हैं। तो हमारा जो ऑफिस है उन सब चीज़ों को सहेज कर हम मंच पे सभी दर्शकों के लिए उनको रखते हैं। जैसे आसाम का बिहू हो गया, महाराष्ट्र का लावनी हो गया, मल्लारी हो गया,
गुजरात का डांडिया हो गया, इस तरह के मतलब सभी फोक डांस हम लोग करते हैं और भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं कि ये हमारी जो संस्कृति है, लोक संस्कृति है, वो विलुप्त नहीं हो। वाकई इसे लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत भी है। जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी तो उस समय इस क्षेत्र का चयन करना काफ़ी मुश्किल रहता था, लोग संकोच करते थे, फिलहाल आज भी लोग संकोच करते हैं। ऐसे में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा? किन्होंने आपके इस हुनर को आगे बढ़ाने में, यहाँ तक लाने में आपकी सहायता की? तब तो मैं कहूँगी कि मेरी दीदी थी, वो भी गाना गाती थी और पटना दूरदर्शन से उन्होंने 52 एपिसोड का सीरियल भी डायरेक्ट किया था। राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग सब उनका खुद का था। तो वो हमेशा मुझे कहती थी कि नहीं करो, अच्छा करती हो। और उन्हीं के सीरियल में मैंने अभिनय भी मेन लीड किया था और चांस, लेकिन सबसे पहले मुझे अजीत झा हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर थे, टेलीफिल्म गंगा सागर के सपने में। तो मेरे किसी साथी ने कहा कि वहाँ पे जाने के लिए, मेरी ज़्यादा रुचि नहीं थी उस समय इस तरह के टेलीफिल्म और सीरियल वगैरह में, लेकिन उन्होंने जब प्रेशर किया बहुत बार तो मैं गई। जब गई तो वहाँ पे उन्होंने कुछ संवाद दिया मुझे, तो मैंने जब वो संवाद सुना तो मुझे उस समय ये समझ में आ गया कि श्रृंगार रस में इसे करना है और मैंने बखूबी उस संवाद को निभा दिया। तो वो बहुत खुश हो गए वो लोग और बोले कि मुझे मेरी गंगा मिल गई, जो कि मैं बहुत दिनों से तलाश में था। गंगा मतलब मुझे मिल नहीं रही थी। उनके फ्रेम में कोई आर्टिस्ट, मतलब जो कहते हैं ना कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के फ्रेम में आ जाना, एक शब्द जो बोलते हैं, तो फ्रेम में मैं आ गई और ऐसे मेरा मतलब कि टेलीफिल्म की शुरुआत मैंने की। सबसे पहले उन्हीं का किया। जब उन्होंने देखा मेरा काम, सराहा, तो दीदी ने बाद में जब इसको किया तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम ही मेन लीड करोगी इस चीज़ को। बिल्कुल। कहते हैं कि जब भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने जीवन में तो वहाँ तक पहुँचते हैं, तो बेशक वहाँ तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं होता, कई मुश्किलें आती हैं, कई चुनौतियाँ उस मार्ग में रहती हैं। आपके जीवन की क्या कुछ चुनौतियाँ रही और आपने किस प्रकार उसे दूर किया या किस प्रकार उसका सामना किया? हाँ, चुनौतियाँ ये होती हैं कि जैसे कि घर में ही हैं, आपके कुछ रिश्तेदार हैं, उनको ये सब चीज़ नहीं पसंद है, तो वो जब घर में आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि क्यों बेटी को डांस सिखा रही हैं आप लोग, क्यों नहीं सिलाई सिखा दिया और चीज़ सिखाना चाहिए था, लड़कियों के लिए सिलाई ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह की बातें उस समय थोड़ी सी चुभती थी मन में कि मेरे प्रति हो रही है, लेकिन ऐसे मेरे गार्जियन पे इसका कोई ये नहीं था, वो खुश थे। और चूँकि वो ये देख रहे थे कि मैं मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करके मेरा एक ये रहता था कि मैं मतलब उनको कुछ ना कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ कर नहीं रहे। तो जैसे स्कूल में, कॉलेज में कुछ भी होता था कंपटीशन वगैरह, तो मैं जब पार्टिसिपेट करती थी तो भगवान की दया से मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। तो मैं वो ला के, मेरा ये रहता था कि महीने में मतलब एक या कुछ इस तरह से, स्पोर्ट्स में भी मैं कबड्डी खेलती थी तो उस समय भी कुछ भी मेरा आ जाता था तो मैं चुपचाप जाके पापा के सामने रख देती थी, रख के चली आती थी, क्योंकि पापा से डरती बहुत थी। तो रख देती थी, पापा देखते थे कि हाँ कुछ इसने शील्ड लाया, मेडल लाया है, पेपर में नाम आया है, सर्टिफिकेट है। तो इस तरह से मतलब कि कभी रुकी नहीं मैं। और जैसे आती थी मैं किसी कंपटीशन से या कहीं से भी, तो सब लोगों को पता रहता था कि आ रही है, तो घर से ही वहाँ से मतलब पूछते रहते थे। दूर में मैं रहती थी रास्ते में, तो कि क्या हुआ, तो मैं वहाँ से कहती थी कि फर्स्ट प्राइज़ है मेरा। तो इससे मैं आगे बढ़ती चली गई, मुश्किलें अपने आप ख़त्म होती चली गई। बिल्कुल, मतलब एक तरफ जब लोग आपको रोक रहे थे, आपको मना कर रहे थे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से, आज आप सबके लिए एक प्रेरणा है। कैसा महसूस होता है, कैसा माँ बाप को लगता है जब बच्चे इस मुकाम तक पहुँचते हैं, या खुद कितना अच्छा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है और मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं कि बेटी इतनी मतलब तरक्की कर रही है। इसका मतलब हमेशा पेपर में, टेलीविज़न में या कहीं भी नाम आता है तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारी बेटी सफलता अर्जित कर रही है। और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे अच्छा काम करते हैं तो यूँ ही सराहा जाता है। बिल्कुल। आप 24 साल से एक लव प्रतिष्ठित कथक नृत्यांगना है। बेशक हमारे दर्शक चाहेंगे कि अगर आप हमारे बीच मौजूद हैं तो उसके कुछ भाव हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल। मैं पहले आपको बता दूं कि मैंने ठुमरी में पीएचडी की है। तो कथक में मेरा रुझान तो बचपन से था, क्योंकि ये बहुत ही एक शास्त्रीय नृत्य है और बहुत ही अच्छा शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि ये हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश का, बिहार का शास्त्रीय नृत्य है।
तो उसमें मैंने पीएचडी की है। तो मैं बताना चाहूँगी उस ठुमरी के विषय में पहले कि ठुमरी जो नवाब वाजिद अली शाह के समय से इसका मतलब बहुत उन्होंने ठुमरियों की रचना की, बहुत मतलब प्रचार प्रसार हुआ। तो जब उनको उनके राज्यकाल में, शासनकाल में जब अंग्रेज़ों ने उनका ये किया था, तो भी उस समय वो ठुमरी ही सुन रहे थे और उस पर भाव अपना प्रदर्शित कर रहे थे। तो उस समय था बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, और अनेक ठुमरिया सौतन घर नाजा, नाजा मोरे सैया, मगरों को नारे सावरिया, और मोहे छेरो ननंद के सुना हूँ छैल। इस तरह की बहुत सारी ठुमरियों की रचना उन्होंने की। बाद में महाराज बिंदादिन महाराज ने भी की, ठाकुर प्रसाद जी ने भी किया। तो इस तरह से इसका विकास हुआ है। तो मैं आपको एक ठुमरी पे थोड़ा सा भाव दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ये ठुमरी मेरे गुरुजी ने गाया है, और जब उनको पता चला कि आज मेरा यहाँ पे प्रोग्राम है, तो उन्होंने मुझे ये ठुमरी गा के भेजा कि अंजना ये ठुमरी है, इस पे तुम करना। तो मैं उसको पेश करना चाहूँगी। लंगरवा कर पकड़त नाही छोड़त, अचरवा कर पकड़त नाही छोड़त, अचरवा रोकत डगर नाही मानत, लंगरवा रोकत डगर नाही मानत। बंसी बजाए मोरा मन हर लीनो, बंसी बजाए मोरा मन हर लीनो, बड़ा नटखट है ये जशोदा ललनवा, बड़ा नटखट है ये जशोदा ललनवा, रोकत डगर नाही मानत, लंगरवा रोकत डगर नाही मानत, लंगरवा रोकत डगर नाही मानत, लंगरवा रोकत डगर नाही, रोकत डगर नाही, रोकत डगर नाही मानत, अंजना जी कहते हैं कि नृत्य का वर्णन पुराणों में भी है। समुद्र मंथन से लेकर त्रिलोक तक हम सभी ने इसकी गाथा सुनी है। चाहूँगी कि इसकी ऐतिहासिक महत्ता को बताते हुए बदलते परिवेश में इसकी क्या कुछ भूमिका है, इसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करें। बिल्कुल, हमारे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसके ऊपर एक कथा है जो मैं आज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कि जब सतयुग का अंत हुआ और त्रेता युग का आरंभ हुआ, तो उस समय जो भी प्रजाजन थे उन लोगों का मन ईर्ष्या और क्रोध से पूरा भरा हुआ था, और वो अपने दिनचर्या में जो पूजा अर्चना और कुछ अच्छी बातें जो उनके जीवन में शामिल थी, वो सब धीरे धीरे उनके जीवन से हटता चला गया, लुप्त होता चला गया, और वो बहुत दुखी रहने लगे। क्योंकि सभी अपने अपने कार्य के अनुसार सुखी या दुखी होते हैं। तो उस समय इंद्र भगवान ने जाकर ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि इस समय सारे प्रजाजन बहुत दुखी हैं, तो आप कुछ ना कुछ इसका निदान कीजिए। तो उनका अनुरोध स्वीकार करके उन्होंने, ब्रह्मा जी ने एक 5वें वेद की रचना की, जिसमें कि उन्होंने उसे ऋग्वेद से कथा लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, सामवेद से संगीत लिया और अथर्ववेद से रस लेकर उन्होंने 5वें वेद की रचना की। और उस वेद की शिक्षा उन्होंने देवताओं को जब देने के लिए कहा कि आप इसे धारण कीजिए, तो देवताओं ने इसे में अपनी असमर्थता जाहिर की
कि हमसे ये कार्य नहीं संभव हो पाएगा, तो कृपया ये आप ऋषि मुनि लोगों से ही करवा लीजिए। तब ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को आदेश दिया और उन्होंने पूरी विधा उन्हें समझाई, सिखाई नाट्य और नृत्य की। और इस तरह से जब वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो गए इस विधा में, तो उन्होंने अपने 100 पुत्रों को इसका ज्ञान दिया और उसके बाद मंच पर उन्होंने इसका प्रदर्शन किया। तो सबसे पहले उन्होंने देवासुर संग्राम किया, जिसमें कि राक्षसों की हार हुई थी। तो ये देखकर राक्षस बहुत क्रोधित हो गए कि हमारा मतलब कि इस तरह से पराजय ये दिखा रहे हैं मंच पे, तो वो उनको बहुत तंग करने लगे। और जब भी वो देवलोक के अन्य देवलोकों में भी जब ये उनके यहाँ ये इस तरह का आयोजन जब वो करते थे, तो वो काफ़ी उनको तंग करते थे। तो उस समय विश्वकर्मा भगवान जी ने एक प्रेक्षागृह का भी बनाया, प्रेक्षागृह का उन्होंने एक ये तैयार किया और उसमें ये सारे कला को दिखाया जाने लगा, जिससे कि उनको थोड़ी सहूलियत होने लगी देवताओं को इस तरह का। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से ये सब जगह जाता था और भगवान भोलेनाथ के यहाँ भी इसको करवाया गया। तब उन्होंने कहा कि इसमें कौशिकी वृत्ति का भी होना चाहिए, कि इसमें और कौशिकी वृत्ति आप डालिए, नृत्य इत्यादि का इसमें ज़्यादा बोल वगैरह का ये होना चाहिए। तो उसके बाद से उन्होंने ब्रह्मा जी ने अप्सराओं की भी रचना की और उनको कि मंच पे जैसे कि पुरुष हैं तो स्त्री की भी ज़रूरत होती है किसी भी नृत्य में, अभिनय में, मंच पे, तो उन्होंने अप्सराओं की रचना करके उनको वो सौंप दिया कि आप अब जाके अपना पूरी तरह से इस पे मंच पे अपना नाट्य और नृत्य का कर सकते हैं मंच प्रदर्शन। तो इस तरह से वो करते थे। लेकिन राजा नहुष जो थे, जब उनको देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त हुआ स्वर्ग में, जब उन्होंने इस तरह का आयोजन देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि क्या ये हमारे भूलोक में, मेरे राज महल में ये चीज़ हो सकता है, मेरे राज्य में। तो देवताओं ने मना किया कि अप्सराएं भूलोक में नहीं जा सकती हैं और वहाँ पे जाके इस तरह का आयोजन आप अगर करेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा, आप भरत मुनि से आग्रह कर दीजिए इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने उनसे कहा, निवेदन किया, तो भरत मुनि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वो भूलोक में जाएं और इस तरह की नाट्य नृत्य की वो वहाँ पे इस तरह का कार्य को संपादित करें। तो जब वहाँ पे वो लोग गए तो उन्होंने इतना ज़्यादा उनको प्रोत्साहन मिल रहा था कि आदमी जो घमंड जो कहते हैं ना कि घमंड आ ही जाता है, तो वो घमंड उनमें भी आ गया क्योंकि हर जगह से उनको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिल रही थी। तो वो अपने कार्य के दौरान मंच पर ही इस तरह के कथानक को रखने लगे, जिससे कि और ऋषि मुनि जो थे, जो इस विधा में नहीं थे और जो तपस्या में लीन रहते थे, साधना करते थे, उनका वो लोग मजाक बनाने लगे और अपने प्रशंसा के कारण बहुत ज़्यादा घमंड में आ गए थे। तो जब उन लोगों को लगा कि हमारा मजाक कर रहे, उपहास हमारा उड़ा रहे, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आज से तुम शूद्र हो जाओगे और तुम्हारी सारी कला जो है खत्म हो जाएगी। ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ये लिखा हुआ है। तो वो बहुत सभी घबरा गए कि अब ये कैसा श्राप मिल गया है। देवता लोग भी बहुत परेशान हो गए कि अब कैसे इस चीज़ की रचना हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था लोगों को जागृत करने के लिए, क्योंकि जो भी नाट्य नृत्य हो रहा था वो पूजा पाठ पे और आराध्य को ही प्रसन्न करने के लिए होता था, जिससे प्रजाजन इसकी ओर आए और दुख जो वो हो रहे हैं वो उनका भी ध्यान लगे, पूजा में, अर्चना में, साधना में रहे और वो सुखी रहे। तो उन्होंने आग्रह किया देवताओं ने कि नहीं, आप प्लीज़ अपना ये आप ले लीजिए, श्राप वापस ले लीजिए। तो ऋषिगण ने कहा कि हम श्राप अब तो वापस नहीं लेंगे, ठीक है, ये इनका आर्ट नहीं खत्म होगा, कला इनके अंदर रहेगी और दूसरा जो था वो खत्म हो जाएगी। तो भरत मुनि ने अपने सभी संतानों को समझाया भी कि आप चाहिए और इस तरह से इस पे बहुत सारा वर्क अच्छा कीजिए, ताकि जब तक आपका श्राप का अंत ना हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाती है एक समय विशेष पे। तो वो लोग बहुत उसके बाद से बहुत करने लगे और वहाँ की मानुषी स्त्रियाँ जो थी उनके साथ गृहस्थ आश्रम भी बिताया और उनकी जो संतानें हुई उनको भी उन्होंने इस कला में दक्ष बनाया, नाट्य और नृत्य में, और इसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ। और धीरे धीरे जब उनके श्राप का अंत हो गया तो वो फिर देवलोक की ओर प्रस्थान कर गए। तो इस तरह की कथा जो है, जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हम लोग को पढ़ने को मिलती है, वो यही कथा थी कि किस तरह से वेदों से इसकी उत्पत्ति हुई है और शास्त्रीय नृत्य जो है शास्त्र सम्मत है। तो
ये चीज़ जो है आपको कहीं पे विश्व में ये चीज़ नहीं है जो हमारे भारतवर्ष में है, ये हमारी अपनी गौरव है, हमारी संस्कृति है। तो इसको हमें सहेजना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। कहते हैं ना कि प्राचीन समय से संगीत की कोई भी विधा हो, चाहे वो गायन हो, वादन हो या नृत्य हो, हमेशा से एक प्रमुख माध्यम रहा है मनोरंजन का। आज बदलते परिवेश में इसके कई अनेक रूप, नए नए अवतार आप कह सकते हैं कि हमारे सामने हैं। इन चेंजेस को, इन बदलाव को आप किस प्रकार देखती हैं? कितना हितकर है या कितना सही यह बदलाव है? बदलाव धीरे धीरे हर चीज़ में होता ही है समय के साथ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा नुकसान ही हो जाता है बदलाव आने में। क्योंकि अभी जो हमारे पास जो क्लासिकल डांस है, हमारे पास भारतवर्ष में 8 शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य जो है वो धीरे धीरे उनमें क्या हो रहा है कि लोगों का रुझान कम होता जा रहा है। आज के युवा बच्चों का रुझान कम होता जा रहा है और वो वेस्टर्न डांस की ओर ज़्यादा मुखातिब हो रहे हैं, और क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें अभ्यास करना पड़ता है, समय बहुत ज़्यादा आपको देना होगा, और करत करत अभ्यास जन्मति होत सुरांत का है कि जैसे धीरे धीरे ही आप उसको परफेक्ट बना सकते हैं। तो बच्चे जो हैं आज के जनरेशन में क्या है कि बहुत स्पीड में हैं, बहुत वेग में हैं, और किसी चीज़ में अगर उनको ज़्यादा समय आप देने के लिए कहेंगे तो उनका मन वहाँ से हटने लगता है। तो यही है, बदलाव है। डांस अच्छा भी है एक तरह से, क्योंकि उनको चांसेस मिल रहे हैं, और जब आते हैं रियलिटी शो वगैरह हो रहा है तो अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। वो भी अपने जगह पे एक सही ही है कि कुछ बदलाव के साथ वो नृत्य कर रहे हैं, मोमेंट हो रहा है उनके बॉडी में, डांस हो रहा है। वो हमारे बॉडी को मोमेंट की भी बहुत ज़रूरी है, डांस की ज़रूरी है। लेकिन अगर वो क्लासिकल करे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि ये अपने आप में एक व्यायाम भी है, आपके शरीर को स्वस्थ भी रखता है, और सुव्यवस्थित तरीके से आपके शरीर को एक आकार भी अगर आप नृत्य वगैरह करते हैं तो होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मुझे लगता है कि सभी को, मेरे ख्याल से आज के समय में हर गार्जियन को भी मैं कहूँगी कि अपने बच्चों को संगीत, नृत्य या कोई भी इंस्ट्रूमेंट की ओर ज़रूर बहुत बचपन से वो सिखाएं, क्योंकि जिस परिस्थिति में अभी हम लोग जी रहे हैं, तो मुझे हर जगह लगता है कि सभी तनाव में हैं। काम की अधिकता इतनी लोगों के पास है कि अब वो फुर्सत नहीं है किसी के पास भी, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। बच्चे भी अभी है कि पहले के समय में हम लोग जिस समय में थे, हमारे गार्जियन अगर डांट देते थे तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। लेकिन अमूमन आज सभी गार्जियन से एक ही बात सुनती हूँ कि बच्चे बहुत क्रोधित हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मोबाइल के कारण, गैजेट के कारण। तो इस तरह से क्या होता है कि वो तभी हो रहा है ना कि इस तरह की चीज़ उनके अंदर में एक चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ आ जाए तो ये अपने आप में एक अनुशासन भी उनके अंदर लाता है, क्योंकि ये अभी तक उसी पुरानी परंपरा से ही हम लोग इसको लेते हैं, गुरु शिष्य परंपरा ही चल रही है। तो धीरे धीरे बच्चे में वो अनुशासन आता है, और बच्चे आपको हर चीज़ में वो आपको गुरुतुल्य मानते हुए आप पे हर चीज़ में वो जवाब देते समय वो संकोच करेंगे। आप एक बेहतरीन कलाकार भी हैं, आपने मंचों पर अपने हुनर का बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे अंश जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे लाइट एंड साउंड, ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम भी होता है, जिसमें सबसे पहले मुझे सीता का कैरेक्टर दिया गया था, और वो हमारी सीतामढ़ी की ही हमारी माता रही हैं। तो मुझे सीता का मिला तो मुझे बहुत खुशी भी हुई। तो उनके एक संवाद थे जो वो प्रभु श्री रामचंद्र जी से करते हैं कि आर्यपुत्र, आपके माथे पर विषाद की रेखाएं, दिक्पाल भयभीत होकर भूमंडल को कहीं गिरा न दें, आकाश टूटकर बिखर कर गिर न पड़े। इस तरह का सीता का था। और जब उनको राजमहल से वो बाहर की ओर मतलब उनको जाने को कहते हैं, तब वो उनसे बताती हैं कि आर्यपुत्र, इस समय मैं गर्भवती हूँ। तो वो कैरेक्टर जो था हम लोग दिखाते थे। फिर झांसी की रानी का है कि नाना साहब जब उनसे कहते कि अंग्रेज आक्रमण कर रहे हैं हमारे राज्य पर, तब वो उनको बताती हैं, मेरे जीते जी वो झांसी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे नाना साहब।
तो नाना साहब उनसे कहते हैं कि हमारी मुट्ठी भर फौज कैसे मुकाबला कर पाएगी अंग्रेज़ों का। तो उनका संवाद था झांसी की रानी का, अपनी अंतिम सांस तक, लहू के अंतिम बूंद तक झांसी का एक एक सिपाही अंग्रेजों के 100 सिपाहियों पर भारी पड़ेगा। और आदमी ही क्यों, हम झांसी पे औरतों की भी एक सेना तैयार करेंगे जो अंग्रेजों के साथ डट कर मुकाबला करेगी। मेरे जीते जी वो झांसी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे नाना साहब, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, किसी कीमत पर भी नहीं। इस तरह का वीर रस का उनका झांसी की रानी का संवाद था जो हम लोग करते थे, और बहुत सारे और भी हैं। बिल्कुल चाहूँगी कि 2-4 और आप ज़रूर सुनाएं, बिकॉज जिस तरीके से आप बता रही हैं, बोल रही हैं, वाकई वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जब सर्विस ज्वाइन किया था तो दरभंगा में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो वहाँ पे एक 80 साल के बूढ़ी का मुझे मतलब कि कैरेक्टर सबसे पहले दिया गया। तो उसमें था कि जैसे दादी आती हैं, तो दादी जब आती हैं और गांव वाले सब उनके पास आते दौड़ते हुए, दादी कहीं चली गई थी किसी जगह पे, बहुत वर्षों के बाद आती हैं, तो वो कैसे मतलब लोगों से मिल रही हैं, अपने सभी लोगों से, गांव के लोगों से। तो तू जीतन का बेटा है ना? बहुत दिन हो गए, बहुत छोटे में देखा था, कितना बड़ा हो गया है तू। कहाँ है तेरा बाप? और माँ तो अब तुम्हारी नहीं रही, सुना था मैंने। इस तरह का था जो मैंने किया था, तो लोग मुझे उस समय दादी के नाम से ही बोलने लगे थे। वाकई आपका ये जो हुनर है, या जो आप जिस तरीके से आप प्रदर्शन करती हैं मंच पे, वाकई काबिल तारीफ़ है। चाहे वो एक झांसी की रानी का हो, चाहे एक बूढ़ी माँ का हो, चाहे एक नारी का हो, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शन किया। आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, रंगमंच पर भी कार्य किया है, लेकिन इन दोनों पे काम करना काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे रीटेक की सुविधा नहीं होती है। तो ये कितना मतलब कठिन होता है, या एक महज एडवांटेज या डिसएडवांटेज कह सकती हैं आप, या कितना डिफ़िकल्ट होता है सिचुएशन को हैंडल करना? मान लीजिए कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जहाँ पे कभी हम कोई डायलॉग भूल गए या कुछ ऐसी गलती हो गई, तो उससे आप किस तरीके से कवर अप करते हैं या किस तरीके से उस सिचुएशन को संभालते हैं? कभी कभी ऐसा होता भी है कि आपके सामने वाले जो हैं आर्टिस्ट, वो अपने संवाद को भूल जाते हैं, क्योंकि क्यू के साथ जब मंच पे हम लोग करते हैं ना, तो एक क्यू रहता है जो वो लास्ट क्यू देंगे, और उससे मुझे अपना डायलॉग लेना रहता है कि उससे पता चलता है कि अब इनका संवाद खत्म हो गया और मैं अपना संवाद लूँगी। तो वो क्यू का बहुत महत्व होता है, और लास्ट अगर वो क्यू भूल जाते हैं तब दिक्कत होती है। तो सामने वाले अगर टैलेंटेड हैं खुद में, तो वो टैकल कर लेते हैं बहुत अच्छे से। और कैमरे के सामने क्या है कि आपको रीटेक की चांसेस, सुविधाएं मिलती हैं, तो दोनों चीज़ है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज के रूप में आप देख सकते हैं। अपनी एक अलग महत्व, अपनी एक अलग पहचान बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप जब मंच पे होते हैं तो 100% कंसंट्रेशन आपका बना रहता है, और ये पता होता है कि रीटेक की हमें कोई चांस नहीं मिलने वाली है यहाँ पे, तो आप पूरे 100% कंसंट्रेशन के साथ अपने कार्य को करते हैं, तो वो कार्य ऐसे ही निखर कर सामने आ जाता है, और गलतियाँ नहीं होती है। सभी मंजे हुए कलाकार होते हैं, और कलाकार जो होते हैं हृदय से काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सही रहता है। अंजना जी, आप यहाँ पर आए, इतना अपना कीमती समय दिया, और इतनी अच्छी बात, और इतना सुंदर गीत और इतना सुंदर प्रदर्शन हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी शक्ति जी। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की बेहद ही खास मेहमान, नृत्यांगना सह कलाकार डॉक्टर अंजना झा, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की, और बहुत ही सुंदर प्रदर्शन और गीत सुने। इसी के साथ वक्त हो चला आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। तो ज़रूर अपने सुझाव हमें लिखें, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना, और हमारा पता है निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा email है director ddkpatna@gmail.com।